हेलो गाइस, तो आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया एनिमे जो कि मेरी वन ऑफ द फेवरेट एनिमे है। अगर आपको इसी तरह की और भी एनिमे एक्सप्लेनेशन चाहिए तो कमेंट्स में बता देना। साथ ही ये इस एनिमे का पार्ट 1 है। अगर आपको इसके अगले पार्ट्स चाहिए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और नई वीडियोस मिस ना करने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। तो इस एनिमे की शुरुआत एक लड़के को दिखाने से होती है जिसका नाम कशिमा रियू था, जो कि एक मिडिल स्कूल का स्टूडेंट है जो अपने छोटे भाई कोटारू, जो कि सिर्फ 2 साल का था, उसके साथ मोरिनोमिया एकेडमी जा रहा था। जहां आगे कहानी में हमें पता चलता है कि उनके पेरेंट्स एक प्लेन क्रैश में गुजर गए थे, जिसकी वजह से वो दोनों अब अनाथ थे। लेकिन खुशकिस्मती से मोरिनोमिया एकेडमी की चेयरवुमेन, जिन्होंने अपने बेटे और बहू को भी उसी एक्सीडेंट में खो दिया था, वो उन दोनों बच्चों को अडॉप्ट करके उनकी गार्जियन बन जाती है। पर चेयरवुमेन एक खड़ूस बुढ़िया है जिसके बाल अजीब से हैं। आगे जब वो दोनों अकेडमी पहुंचकर जैसे ही चेयरवुमेन के ऑफिस में एंटर होते हैं, तभी कोटारो उन्हें खड़ूस बुढ़िया बोल देता है। तो ये सुन के चेयरवुमेन को गुस्सा आने लगता है, पर रियू उनसे माफ़ी मांगता है और अपना इंट्रोडक्शन देने लगता है। लेकिन उससे पहले ही चेयरवुमेन उन दोनों से बोलती है कि तुम्हें स्कूल की फीस वगैरह के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं वो सब देख लूँगी। लेकिन बदले में रियू, तुम्हें बेबी सिटिंग का काम करना पड़ेगा। जिसके बाद वो वहाँ से बाहर आ जाते हैं। जहाँ चेयरवुमेन का असिस्टेंट, जिसका नाम साइकावा था, वो उन दोनों को स्कूल दिखाने लगता है और रियू से कहता है कि चेयरवुमेन के बच्चों के एक्सीडेंट के बाद उनका कोई भी अपना नहीं बचा है, इसलिए उन्होंने तुम दोनों को अपनाया है, क्योंकि वो भी तुम्हारा दर्द समझ सकती है। साथ ही उन्हें तुम्हारे साथ अपनापन महसूस होता है। अब जब वो तीनों जैसे ही बच्चों के क्लब के बाहर पहुंच जाते हैं, तो वो असिस्टेंट रियू को बताता है कि तुम्हें जिन बच्चों की देखभाल करनी है वो एकेडमी के टीचर और स्टाफ के ही बच्चे हैं। साथ ही वो बताता है कि बजट की कमी की वजह से एकेडमी और ज़्यादा नैनीज हायर नहीं कर सकती थी, इसलिए चेयरवुमेन के मरे हुए बेटे ने बेबी सिटिंग क्लब शुरू किया था, जिसमें स्कूल के स्टूडेंट्स को मदद करनी थी। लेकिन किसी भी स्टूडेंट ने वॉलेंटियर नहीं किया था और इसलिए चेयरवुमेन ने रियू को ये जॉब करने के लिए बोला है। पर ये सब सुन के रियू खुशी खुशी इसके लिए तैयार था। अब अगले दिन जब रियू कोटारू के साथ बेबी सिटिंग क्लब पहुंचता है, तो उसे वहां एक और बंदा मिलता है जिसका नाम उसाइदा था, जो कि स्कूल का फॉर्मर स्टूडेंट था। साथ ही वो इस क्लब का इकलौता बेबी सिटर था। अब रियू को देखकर उसाइदा उसे उस क्लब के बच्चों से इंट्रोड्यूस करवाता है, जहाँ वो बताता है कि ये ब्लैक बालों वाला बच्चा टाका है, ये छोटी लड़की किरिन है और ये दोनों ट्विन ब्रदर्स हैं, टकुमा और कजुमा। साथ ही ये बेबी मिडोरी है जो अभी बोल नहीं सकती। अब इंट्रोडक्शन के बाद सब बच्चे मिलकर रियू को परेशान और पीटने लगते हैं। तो ये देखकर कोटारू अपने भाई को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो बच्चे उसे बार बार पीछे फेंक दे रहे थे। इसलिए कोटारू परेशान होकर चुपचाप जाके एक कोने में बुक लेकर बैठ जाता है। अब थोड़ी देर बाद उसाइदा रियू से कहता है कि अब मेरी शिफ्ट खत्म हो गई है और मैं जा रहा हूँ, इसलिए सबका ध्यान रखना। ये कहकर उसाइदा रियू को उन शरारती बच्चों के साथ छोड़ के वहाँ से चला जाता है। जिसके जाने के बाद रियू, जिसका आज पहला दिन था, वो उन बच्चों से पिट पिट के परेशान हो गया था। लेकिन इधर कोटारू अकेले चुपचाप एक कोने में बुक लेकर बैठा हुआ था, जबकि उसे पढ़ना भी नहीं आता था। अब जैसे ही शाम होती है तो उन बच्चों के पेरेंट्स उन्हें लेने आ जाते हैं, जिनके जाने के बाद स्कूल का एक गुस्सैल लड़का भी वहां आ जाता है, जिसका नाम हायोतो था, जो अपने छोटे भाई टाका को वहां लेने आया था, क्योंकि उसकी मॉम एक टीचर थी और वो पेपर चेक करने में बिजी थी। पर टाका घर जाने से मना कर देता है, क्योंकि उसे रियू के साथ रहना था। तो हायोतो उसके सर पे मार के उसे उठा के वहां से ले जाता है। जिसके बाद जब रियू अपने भाई कोटारू के पास आता है तो कोटारू बेहोश होकर उसके पैर पर गिर जाता है। तो ये देखकर रियू तुरंत उसे हॉस्पिटल ले जाने लगता है, जहां वो देखता है कि हायोतो अभी बाहर ही खड़ा है। तो वो उसकी मदद से सबसे नज़दीकी हॉस्पिटल में आ जाता है, जहां हमें पता चलता है कि कोटारू तेज बुखार की वजह से बेहोश हो गया था। तो रियू अपने पेरेंट्स को फ़ोन करने के लिए बाहर आता है।
लेकिन तभी उसे याद आता है कि उसके पेरेंट्स अब नहीं हैं और वो ये सोचकर जोर जोर से रोने लगता है कि उसका और कोटारू का अब ख्याल रखने वाला कोई नहीं है। लेकिन तभी वहाँ चेयर वुमेन आ जाती है जो उससे कहती है कि मैं तुम्हारा दर्द अच्छी तरह समझती हूँ, इसलिए वो उससे कहती है कि तुम्हें रोकर अपना मन हल्का कर लेना चाहिए, क्योंकि अपने पेरेंट्स के फ्यूनरल के दिन तुम दोनों को इतना शौक लगा था कि तुम रोए ही नहीं थे। अब रियो अपने आप को संभालकर हॉस्पिटल के अंदर आता है, जहां वो देखता है कि कोटारू जोर जोर से रो रहा था, तो रियो उसे गोद में ले लेता है और दोनों भाई अपने पेरेंट्स को याद करने लगते हैं। अब हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहां चेयर वुमेन चुपके से उन दोनों को कंबल उड़ाने लगती है, लेकिन रियो जगा हुआ था और वो चेयर वुमेन का प्यार देखकर समझ जाता है कि वो अब इस दुनिया में अकेले नहीं है। अब अगले दिन चेयर वुमेन अपने ऑफिस में कुछ फ्लावर्स देखती है जो उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं थे, इसलिए वो अपने असिस्टेंट से उसे बाहर फेंकने को बोल देती है, पर वो असिस्टेंट उन्हें बताता है कि ये फ्लावर्स रियो उनके लिए यहाँ रख के गया है। तो ये जान के चेयर वुमेन उन फ्लावर्स को संभाल के रख लेती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रियो और हायोतो सेम क्लास में थे और कोटारू भी अब क्लब के बच्चों के साथ घुल मिलने लगता है। अब हम अगला दिन देखते हैं, जहां चेयर वुमेन सुबह सुबह उन दोनों को नाश्ते के लिए जगाने के लिए उनके रूम में आ जाती है, तो कोटारू चेयर वुमेन के बालों को देखकर उन्हें चिड़िया का घोंसला बोलता है। तो चेयर वुमेन कोटारू को धमकी देती है कि अगर वो फिर से उनका मजाक उड़ाएगा तो वो उसके बाल भी ऐसे ही कर देंगी। इसके बाद चेयर वुमेन रियो को उसकी यूनिफॉर्म दिखाती है, जिसे पहनकर वो कोटारू के साथ स्कूल आ जाता है, जिसके बाद वो कोटारू को बेबी सिटिंग क्लब में छोड़ के अपने क्लासरूम की तरफ जाने लगता है, जहां उसके क्लासमेट्स उसे घूर रहे थे। तो रियो सोचने लगता है कि शायद वो यूनिफॉर्म में ज़्यादा ही अच्छा लग रहा है, लेकिन हायोतो उसे बताता है कि असल में वो लोग तुम्हें इसलिए घूर रहे हैं क्योंकि क्लब के बच्चे तुम्हारे पीछे पीछे स्कूल तक आ गए हैं, जहां वो सारे रियो से खेलने की जिद करने लगते हैं। पर तभी हायोतो गुस्से में अपने भाई टाका को पीटने के लिए आगे बढ़ता है, तो ये देखकर टाका तुरंत वहां से भागने लगता है, जिसकी वजह से वो एक लड़की से टकरा जाता है जिसका नाम मारिया था, जो कि स्कूल टॉपर थी। तो मारिया को गुस्से में देखकर सभी बच्चे डर के मारे रोने लगते हैं, इसलिए हायोतो और रियो उन सबको उठा के वापस क्लब में ले आते हैं, जहां उसाइदा आराम से सो रहा था। तो उसे सोता देख हायोतो उसे पीट कर उठाता है। इस तरफ जब रियो अपने भाई कोटारू से बात कर रहा था, तभी मारिया वहां आ जाती है, जिसे देखकर सभी बच्चे डरने लगते हैं, लेकिन वो बस टाका का लंच देने वहां आई थी। तभी अचानक उसाइदा पेट में दर्द होने का बहाना बनाने लगता है, तो हायोतो उसे हॉस्पिटल ले जाने लगता है और बच्चों को रियो और मारिया के साथ छोड़ जाता है, जिसके बाद हमें पता चलता है कि मारिया बस बाहर से गुस्सैल दिखती है, पर वो बच्चों से बहुत प्यार करती है, इसलिए वो मिडोरी को गोदी में लेने के लिए बहाने बनाने लगती है। लेकिन मारिया की आवाज़ सुन के मिडोरी रोने लगती है, जहाँ मिडोरी को रोता देख बाकी बच्चे मारिया को सबक सिखाने की सोचते हैं, पर मारिया का गुस्सैल चेहरा देखकर सब टेबल के नीचे छुप जाते हैं। अब मारिया के डर की वजह से बच्चे सिर्फ रियो के पीछे घूम रहे थे और मारिया से दूर भाग रहे थे, जिसकी वजह से मारिया को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और गुस्से में रियो पर स्टफ टॉयज फेंकने लगती है। साथ ही वो रोते हुए बोलती है कि सब उससे नफरत करते हैं, इसलिए वो बस हमेशा पढ़ाई करती रहती है, जबकि ऐसा नहीं है। मैं भी सबसे बात करना चाहती हूँ, लेकिन सब मुझसे दूर भागते हैं। तो मारिया को रोता देख बच्चे उसके पास आकर उसे सॉरी बोलते हैं और उसे गले लगाकर रोने लगते हैं, जहाँ थोड़ी देर बाद मारिया उन नौटी बच्चों के साथ ही सो जाती है। अब हम अगला दिन देखते हैं, जहाँ कोटारू अचानक से रियो को अपनी शर्ट खींचकर दिखा रहा था, क्योंकि टाका ने कोटारू की शर्ट पर बने टाइगर का मजाक उड़ाया था। ये सुन के हायोतो टाका के सर पर थप्पड़ मारता है, जिसकी वजह से टाका रोते हुए उसाइदा के पास जाकर उससे कहता है कि मुझे मेरा भाई बिल्कुल पसंद नहीं है। तो टाका का शोर सुन के हायोतो उसे वहां से उठाकर घर ले जाता है। इधर रियो देखता है कि कोटारू पूरे दिन एक एनिमल वर्ल्ड की किताब लेकर घूमता रहता है, इसलिए एनिमल्स के लिए इतना प्यार देखकर वो उससे पूछता है कि क्या तुम्हें जू चलना है। तो रियो की बात सुन के बाकी बच्चे भी जू चलने के लिए तैयार हो जाते हैं।
और वो सब डिसाइड करते हैं कि वो इस संडे जू जाएंगे। अब रात में रियू चेयरवुमन से जू जाने की परमिशन मांगता है, तो चेयरवुमन इसके लिए मान जाती है और असिस्टेंट को बच्चों के लिए लंच प्रिपेयर करने को बोल देती है। साथ ही उनके लिए स्नैक्स खरीदने के भी बहुत सारे पैसे देती है। अब जू जाने वाला दिन आता है जहाँ सारे बच्चे एनिमल्स को देखकर एक्साइटेड हो जाते हैं। इसके बाद जब वो जू में टाइगर को दहाड़ता देखते हैं तो सारे बच्चे डर के वहाँ से भाग जाते हैं, पर कोटारू वहीं खड़ा रहता है। इसलिए नहीं क्योंकि उसे टाइगर से बहुत प्यार था, बल्कि वो इतना डर गया था कि उससे हिला भी नहीं जा रहा था। तो रियू उसे गोद में उठा लेता है। अब लंच करने के बाद बच्चों ने बाकी एनिमल्स देखने का सिलसिला जारी रखा था, जहाँ थोड़ी देर बाद वो सब रैबिट्स के साथ खेलने लगते हैं। पर तभी कोटारू एक शीप की तरफ इशारा करते हुए उसे चेयर वुमेन बुलाता है, क्योंकि शीप के बाल चेयर वुमेन जैसे ही थे। इसके बाद वो सब एक शॉप पर जाते हैं, जहाँ सारे पेरेंट्स ये सोच के परेशान होने लगते हैं कि उनके बच्चे अब कुछ न कुछ लेने की जिद करेंगे, और होता भी ऐसा ही है। साथ ही कोटारू भी चेयर वुमेन जैसी दिखने वाली शीप ले लेता है। इधर टाका जब उसाईदा के साथ था तो उसे एक लड़का दिखता है जो उसे अपने भाई हायोतो जैसा लग रहा था, इसलिए वो उसके पीछे जाने लगता है। पर जब उसे पता चलता है कि वो लड़का उसका भाई नहीं है तो वो वापस भागने लगता है, जिसकी वजह से वो वहाँ गिर जाता है और उसे पता चलता है कि वो कहीं खो गया है। इसलिए टाका जोर जोर से रोने लगता है। तभी वह हाईओतो आ जाता है और टाका को उठा के अपने साथ ले जाने लगता है। और जब उसे पता चलता है कि टाका की वजह से सब परेशान हो रहे थे और वो अपनी मर्जी से इधर उधर घूम रहा था, तो वो उसके सर पे फिर से एक थप्पड़ मारता है। अब सभी बच्चों का घर जाने का टाइम आ जाता है, जहाँ हाईओतो भी अपने भाई टाका को बैग पर बिठाकर उसे घर ले जाने लगता है। तो टाका सोते हुए बोलता है कि भैया तुम मुझसे इतना नफरत क्यों करते हो। ये सुन के हाईओतो बोलता है कि पागल बच्चे, मैं तुमसे नफरत नहीं करता। इधर रियू भी ये सुन के समझ जाता है कि हाईओतो दरअसल अपने भाई से बहुत प्यार करता है, बस उसे बता नहीं पाता। अब कुछ दिन बीत जाते हैं और वैलेंटाइंस का दिन आता है, जहाँ क्लास की लड़कियां अपने क्रश को चॉकलेट देने के लिए एक्साइटेड थी। इधर हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम यूकी है, जो रियू की क्लास में ही है और उसे बहुत पसंद करती थी। दूसरी तरफ हाईओतो को अपनी हैंडसम पर्सनालिटी की वजह से बहुत सारी चॉकलेट्स मिलने लगती है, पर वो सिग्मा मेल की तरह चॉकलेट्स को लेने से मना कर देता है। तो उसे देखकर क्लास के बाकी लड़के कहते हैं कि एटलीस्ट चॉकलेट्स लेकर हमें ही दे देते। दूसरी तरफ हम एक और लड़के को देखते हैं जिसका नाम यागी था और उसे भी हैंडसम होने की वजह से बहुत सारी चॉकलेट्स मिलती है, जिसकी वजह से क्लास में शोर मच जाता है। लेकिन मारिया को ये सब देखकर बहुत गुस्सा आ जाता है और वो सब लड़कियों पर चिल्लाने लगती है, जिसकी वजह से बाकी लड़कियां भी मारिया को उल्टा सीधा बोलने लगती है। तभी यागी बीच में आकर मैटर सॉल्व करवा देता है, जिसके बाद वो मारिया के पास जाकर उससे कहता है कि वो उसे बेबी सिटिंग क्लब ले चले, क्योंकि उसे बच्चों से बहुत प्यार है और वो क्लब ज्वाइन करना चाहता है। लेकिन मारिया गुस्से में उसे मना करके उसे खुद जाने को बोल के वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद वो क्लास के बाहर आके सोचने लगती है कि उसकी वजह से हमेशा सबका हैप्पी मूड खराब हो जाता है। साथ ही क्लब के बच्चे भी उससे डरते हैं, इसलिए वो बेबी सिटिंग क्लब ज्वाइन करने की हिम्मत नहीं करती। इसके बाद शाम को यागी बेबी सिटिंग क्लब ज्वाइन करने की रिक्वेस्ट करने क्लब जाता है। साथ ही उसका फ्रेंडली और ओपन नेचर होने की वजह से बच्चे भी उसे पसंद कर रहे थे, इसलिए यागी उन्हें चॉकलेट्स दिलाने का प्रॉमिस करता है। जहाँ रियू को ये देखकर अच्छा लगता है कि चलो स्कूल के स्टूडेंट्स इस क्लब में इंटरेस्ट ले रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ लाइब्रेरी में मारिया कुछ स्टूडेंट से सुनती है कि यागी का बिहेवियर बच्चों के पास जाते ही चेंज हो जाता है और वो बच्चों को बहुत ही क्रीपी नज़रों से देखता है। ये सुन के मारिया क्लब की तरफ जाने लगती है। इधर यागी कोटारू के गाल टच करने ही वाला था, तभी वहाँ मारिया आ जाती है और यागी को देखकर वो समझ जाती है कि वो लाइब्रेरी वाले स्टूडेंट सही बोल रहे थे। तभी हम देखते हैं कि यागी का क्लासमेट नेज़ो भी वहाँ आ जाता है और यागी को क्लब से बाहर ले जाने लगता है, जिसके बाद हमें पता चलता है
कि यागी बच्चों से बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है, इसलिए वो इस क्लब के लिए सही नहीं है। लेकिन यागी बोलता है कि तुम सब गलत समझ रहे हो, मैं नॉर्मल हूँ और बस मुझे बच्चों से ज़्यादा लगाव है। जिसके बाद वो सबसे कहता है कि ठीक है, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो मैं क्लब ज्वाइन नहीं करूँगा। लेकिन वो रियू से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे कभी कभी क्लब में आकर बच्चों के साथ खेलने दे। तभी बच्चे मारिया की तरफ देखते हैं और उससे चॉकलेट्स मांगने लगते हैं, क्योंकि यागी तो अब चॉकलेट्स देने वाला है नहीं। लेकिन मारिया गुस्से में कहती है कि स्कूल रूल्स के अकॉर्डिंग स्कूल में चॉकलेट्स लाना मना है। पर जब बच्चे रोने लगते हैं तो मारिया उनसे प्रॉमिस करती है कि वो कल उनके लिए चॉकलेट्स लाएगी। इसके बाद मारिया रियू और उसके भाई के साथ घर जाने लगती है, जहाँ रास्ते में रियू एक शॉप में जाके कुछ चॉकलेट्स मारिया को थैंक यू के तौर पर देता है। तो मारिया उन चॉकलेट्स को लेकर बहुत खुश होने लगती है और फिर सैड होकर कहती है कि मैं बहुत ही ओल्ड फैशन और हमेशा सब पर चिल्लाती रहती हूँ। ये सुन के रियू बोलता है कि हाँ, तुम थोड़ी ओल्ड फैशन तो हो, लेकिन क्या हुआ, मुझे तुम्हारी जैसी लड़कियां पसंद है। ये सुन के मारिया शर्मा जाती है। इधर यूकी, जिसे रियू पर क्रश था, वो रियू और मारिया को साथ देखकर सोचने लगती है कि शायद ये दोनों डेट कर रहे हैं, जिसकी वजह से उसे बहुत बुरा लगता है। दूसरी तरफ यागी भी बच्चों के लिए चॉकलेट्स खरीदने आया था, पर उसे तो बस कोटारू के कैंडी जैसे गोल गोल गाल देखने थे। अब रात में डिनर के वक्त चेयर वुमेन ने अपने असिस्टेंट को रियू और कोटारू के लिए चॉकलेट्स बनाने को कहा, जिसके बाद चॉकलेट्स को देखकर उन दोनों भाइयों ने चेयर वुमेन को थैंक यू बोला। साथ ही कोटारू रियू को प्यार से चॉकलेट्स भी खिला देता है। अगले दिन स्कूल में बहुत ठंड थी, जहां गेम्स पीरियड में रियू के क्लासमेट्स ठंड से कांप रहे थे, लेकिन हायो तो बिल्कुल भी नहीं कांप रहा था। तो बाकी स्टूडेंट उसे देखकर बोलते हैं कि क्या हायो तो पत्थर का बना है। उसी वक्त वहाँ उसाइदा एक कार लेकर आ जाता है, जो उसने खुद बनाई थी, जिसमें उसने बच्चों को रखा हुआ था ताकि वो इधर उधर ना भागे। लेकिन बच्चे रियू को देखकर उसकी तरफ भागने लगते हैं और उसे घेर लेते हैं। तो बच्चों से घेरे होने की वजह से अब रियू को ज़्यादा ठंड नहीं लग रही थी, इसलिए बाकी स्टूडेंट्स को भी अब बच्चे चाहिए थे, क्योंकि वो बच्चे ही उन्हें अब ठंड से बचा सकते थे। तो उन स्टूडेंट्स को अपनी ओर आता देख सारे बच्चे डर के इधर उधर भागने लगते हैं। इधर टाकुमा घास में छुप जाता है, जहां उसे एक मास्क आदमी गोद में उठा लेता है। ये देखकर रियू सोचता है कि शायद वो कोई किडनैपर है, इसलिए वो उसकी तरफ भागने लगता है। लेकिन हायो तो दूर से ही अपना जूता उस आदमी पर फेंक कर मारता है। तो ये देखकर टाकुमा हंसने लगता है, क्योंकि वो आदमी और कोई नहीं बल्कि टाकुमा और कजुमा का फादर था, जिसका नाम मामिजुका था। इसके बाद वो सबको बताता है कि वो एक फेमस एक्टर है, जिसकी वजह से उसे हर जगह अपने आप को कवर रखना पड़ता था। साथ ही वो बताता है कि काम में बहुत बिजी होने की वजह से वो अपने बच्चों के साथ टाइम नहीं बिता पाता, इसलिए आज वो टाकुमा और कजुमा से मिलने आया था। लेकिन कजुमा अपने फादर को देखकर डरा हुआ लग रहा था। इस तरफ मामिजुका बाकी बच्चों के साथ खेल रहा था, पर कजुमा उन्हें देखकर रो ही रहा था। तो कजुमा को रोता देख मामिजुका वहां से जाने लगता है, लेकिन रियू उन्हें रोक कर कहता है कि इस तरह बच्चे आपसे दूर हो जाएंगे, इसलिए थोड़ा ही सही पर ट्राई करते रहिए। ये सुन के मामिजुका को थोड़ा अच्छा लगता है, पर कोई चारा ना होने के कारण वो दुखी मन से वहां से चला जाता है। लेकिन जैसे ही वो स्कूल यार्ड पहुंचता है, उसे एक स्टूडेंट पहचान लेती है और उसे देखकर चिल्लाने लगती है, जिसकी वजह से वहाँ काफ़ी भीड़ लग जाती है और स्कूल की बाकी लड़कियाँ उनसे ऑटोग्राफ मांगने लगती है। इसी बीच रियू और हायो तो ट्विंस को उठाकर भागते हुए उनके फादर के पास ले जाने लगते हैं, क्योंकि वो दोनों अपने फादर को याद कर रहे थे। तो अपने दोनों बच्चों के मुंह से पापा नाम सुनते ही मामिजुका उनके पास दौड़ने लगता है, पर वो लड़कियों की भीड़ की वजह से निकल नहीं पा रहा था। तभी टीचर यूमी सब लड़कियों को चेयर वुमेन की फोटो दिखाकर डरा के वहाँ से भगा देती है, जिसके बाद हमें बताया जाता है कि टीचर यूमी और कोई नहीं बल्कि मामिजुका की वाइफ और उन ट्विंस की मॉम है।
साथ ही वो बताती है कि क्यों कज़ुमा अपने पापा से इतना डर रहा था, क्योंकि यूमी ने अपने दोनों बच्चों को अपने पापा की मूवी दिखाई थी जिसमें वो किडनैपर का रोल कर रहे थे, इसलिए कज़ुमा उनसे डर रहा था। जिसके बाद टाकुमा और कज़ुमा दोनों अपने फादर को हक कर लेते हैं। अब हम थोड़े समय बाद का सीन देखते हैं जहाँ बेबी सिटिंग क्लब को नए मेंबर्स की ज़रूरत थी, इसलिए रियू एक नोटिस लिखता है, पर उसे स्कूल बोर्ड पर चिपकाने की जगह नहीं थी। जिसके बाद वो क्लब चला जाता है तो साइदा वो नोटिस देखकर रियू से बोलता है कि क्यों ना हम बाकी क्लब्स में जाकर देखें कि वो कैसे काम करते हैं, तो रियू इसके लिए मान जाता है। जिसके बाद रियू और उसाइदा सभी बच्चों के साथ मिलके ड्रामा क्लब जाते हैं, जहां वो देखते हैं कि सभी बच्चे एक भूत को देखकर डर गए हैं, पर ये भूत असल में ड्रामा क्लब की टीचर ही थी, जो किरण की मॉम भी थी। तो रियू को देखकर टीचर उसे ड्रामा क्लब ज्वाइन करने का इनवाइट देती है, क्योंकि उन्हें रियू में बहुत पोटेंशियल दिख रहा था, पर रियू को ड्रामा करना पसंद नहीं था। इसके बाद कोटारू रियू की पैंट्स खींच के उसका ध्यान कुछ बच्चों की तरफ दिलाता है जो बेकिंग कुकीज की खुशबू के पीछे भाग रहे थे, तो ये देखकर रियू भी उसी तरफ जाता है जहां वो मारिया को देखता है जो क्लासमेट्स के साथ कुकीज बेक कर रही थी। तो रियू को बच्चों के साथ भागता देख वो रियू पर गुस्सा करती है कि इसकी वजह से उन्हें चोट लग सकती है, लेकिन उसकी आवाज सुन के सारे बच्चे डर जाते हैं। ये देखकर बाकी स्टूडेंट्स भी हंसने लगते हैं कि मारिया बच्चों की केयर करती है, बस वो उन्हें दिखा नहीं पाती। अब सभी बच्चे कुकीज खाना चाहते थे, पर रियू उन्हें वहां से ले जाता है क्योंकि उसे लगता है कि कहीं वो मारिया को डिस्टर्ब ना कर दे। इस तरफ टाका रोने लगता है, तो रियू उसे स्पोर्ट्स क्लब ले आता है जहां हाईओतो बेसबॉल खेल रहा था। तो अपने भाई को देखकर टाका जोर से चिल्लाता है, लेकिन हाईओतो अपना मुंह मोड़ लेता है। ये देखकर टाका अपने भाई को गुस्सैल बुलाने लगता है, पर तभी हाईओतो वहां आकर टाका के सर पे फिर से मारता है। इस तरफ सभी स्टूडेंट्स को बेसबॉल खेलता देख रियू थोड़ा सैड हो जाता है, क्योंकि बेबी सिटिंग की वजह से वो क्लास के अलावा और कहीं नहीं जा पाता। दूसरी तरफ उसाइदा भी रियू को सैड देखता है, साथ ही कोटारू भी अपने भाई को सैड देख रहा था। लेकिन तभी बच्चों के सवाल पूछने की वजह से रियू वापस रियलिटी में आ जाता है और उसाइदा से बच्चों का ख्याल रखने को कहकर कहीं चला जाता है। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं खत्म होता है।